हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यान फैमिली के बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो बोलता है तुम लोग जितनी अच्छे से ट्रेनिंग करोगे उतनी ही जल्दी आराम कर सकते हो। और सारे लोग बोल रहे होते हैं जी एल्डर, ठीक है। और एक लड़का पूछने लगता है, अंकल तियान हुसुंग अपना मैरिज प्रपोजल लेके आने वाला है, तो क्या आपने हमारे यंग मिस के लिए कोई सूटेबल लड़का ढूंढा है या नहीं, जिससे हम मैरिज प्रपोजल के लिए मना कर पाए। जो सुन के वो एल्डर बोलता है, यान फैमिली का एरिया यहाँ से 100 मील तक फैला हुआ है। इनमें से कोई लड़का ढूंढना मुश्किल है जो यान फैमिली से रिलेट ना करता हो। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जब वो लोग देखते हैं तो एक लड़का चीखते हुए नीचे गिर रहा होता है और वो पानी में नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का दिखाया जाता है जो कि पानी के ऊपर लाश की तरह तैर रहा होता है। और हाँ, यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। और वो लड़का जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो बोलता है ये क्या है, और उसके साथ वाले लड़के शौक होते हुए बोल रहे होते हैं एक लड़का, और वो अपने चेहरे किसी डेविल की तरह करते हुए बोल रहे होते हैं एक यंग लड़का, अच्छा है, ये तियान हुसुंग से निपटने के लिए काफ़ी रहेगा। और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है क्या मैं सपने में हूँ, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। और वो बुढ़ा उड़ते हुए उसके पीछे से उसके पास आ जाता है और हमारा एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है क्या एक इमोर्टल। और वो बुढ़ा उसके पास आते हुए बोल रहा होता है लड़के तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो, क्योंकि मेरी फैमिली में एक सन इन लॉ की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। और हमारा एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है क्या सन इन लॉ, वो भी मैं। और वो बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी उसे पीछे से देख रहा होता है। और वो जो लड़के थे उस बुढ़े से पूछने लगते हैं अंकल सन, क्या हम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करने वाले, क्या हम उसे हमारी यंग मिस का फ़ायदा ऐसे ही उठाने देंगे, क्या हम उसका यूज़ करने के बाद उसे मार देने वाले हैं। और वो बुढ़ा बोलता है शांत हो जाओ सबके सब, उसे कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। और पीछे से हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं सब सुन रहा हूँ। हमारा एमसी सोचता है मुझे पता नहीं है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरी लाइफ पक्का खतरे में पड़ जाएगी। हमारा एमसी वहाँ से भागने ही वाला होता है कि वो लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग बोलते हैं भागने की हिम्मत भी मत करना, भागने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हमारा एमसी कहाँ सुनने वाला है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही ना। हमारा एमसी भाग ही रहा होता है कि वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी कुटाई करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से मारे होंगे बेचारा हमारा एमसी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी की हालत खराब हो चुकी थी और उसे बांध दिया गया था और कुछ लोग हमारे एमसी को बांध के ले जाने लगते हैं। और पीछे से वो लड़का सोच रहा होता है सीटीआर, उन लोगों ने एक सन इन लॉ कैसे ढूंढ लिया। फिर यान फैमिली के हॉल की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे एमसी को लाके रखा गया होता है। फिर वो एल्डर मन में सोचता है इस लड़के की हमारी यंग मिस के साथ शादी करा के मैं तियान हुसुंग को ट्रिक कर सकता हूँ। वो एल्डर ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक लड़का आके बोलता है तियान हुसुंग आ रहा है। फिर वो सोचता है वो तो कुछ दिनों बाद आने वाला था ना, बड़ी जल्दी आ गया। उनकी बातें सुनकर यानवे मन ही मन में खुश हो रहा होता है। वो सोचता है एक बार यंग मिस को तियान हुसुंग ले जाए, उसके बाद यान फैमिली में मैं इकलौता ही जीनियस स्टूडेंट रहूँगा। फिर वो एल्डर बोलता है जल्दी करो, यंग मिस को जाके रेडी होने को बोलो। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है एल्डर। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे कोई मेरा ओपिनियन तो पूछ लो। तुम्हारा ओपिनियन? हाँ। इतना बोलकर वो अपने कमर से तलवार निकाल कर एमसी की ओर फेंक देता है, जिसको देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो मैरिज के लिए हाँ करने लग जाता है। फिर वो बुढ़ा हमारे एमसी को घूरते हुए बोलता है हम आज ही शादी करने वाले हैं, जल्दी तैयारियां करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारी तैयारियां हो चुकी थी और हमारे एमसी को बांध के कुर्सी पे लिटाया गया हुआ होता है। हमारा एमसी उस बुढ़े से बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे यंग फेस का फ़ायदा उठा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर वो एल्डर हंसते हुए बोलता है तुम्हारे जैसा कमज़ोर लड़का हमारी यंग फेस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। फिर वो बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी उसे मन ही मन में गालियाँ दे रहा होता है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है मैं शादी नहीं कर सकता, मैं एक प्रीस्ट हूँ। हमारा एमसी यह सब बोल ही रहा
रहा होता है कि वहाँ पर हमें पहली बार यान फैमिली की यंग मिस की एंट्री दिखाई जाती है। इसको देख के हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पीछे से एक लड़का हमारे एमसी की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, क्या बोला है तूने, फिर से बोल। जिसको देखकर हमारा एमसी अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, हाँ करूँगा ना मैं तुम्हारी यंग मिस से शादी, बिल्कुल करूँगा। और मन ही मन में एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। पीछे से एक मुर्गा दिखाया गया है, यानी हमारे एमसी के अरमान खड़े हो चुके होते हैं। फिर वो बुड्ढा बोलता है, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। ये कहकर वो उसकी तरफ कपड़े फेंक देता है और हमारा एमसी कपड़े बदल लेता है और उन कपड़ों में हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है और वो बुड्ढा बोलता है, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वेडिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर शादी शुरू हो जाती है और उन लोगों को हेवन एंड अर्थ के सामने झुकाया जाता है। फिर वो अपने एंसेस्टर के सामने झुकते हैं और फिर वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं। ऐसे ही शादी खत्म हो जाती है। उनकी शादी खत्म हो ही चुकी होती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर स्पाइडरमैन के अंदाज में एक बुड्ढा आके एंट्री लेता है, जो कि स्काई फायर सेक्ट का एल्डर होता है, जिसका नाम गुहोंग होता है। वो बोलता है, मेरा यंग मास्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, फिर भी आप दूसरे के साथ शादी करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या आप मेरे सेक्ट को प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहे हैं? पीछे से हमारी यंग मिस घूंघट उठाकर उसे देखती है। स्काई फायर सेक्ट का एल्डर हमारे एमसी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से वो बुड्ढा उसे रोक लेता है। ये शादी उसके ग्रैंडपा ने अरेंज की है। वो अपने साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सेक्ट के एल्डर को अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दिखाता है, जिसे कि वो एल्डर घूरते हुए उससे ले लेता है। फिर वो बोलते हैं, क्या ही बकवास है, मैं इसे नहीं मानता। फिर वो एल्डर अपने एमसी के पास जाता है और उससे बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर वो अपना पैर जमीन पर एनर्जी के साथ मारता है, जिससे हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। और जब हमारा एमसी नीचे गिरने ही वाला होता है कि पीछे से बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आता है और हमारे एमसी को बचा लेता है और एमसी से बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो और पीछे हटो। और हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। पीछे से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या वो यान फैमिली से नहीं है? अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा। एक बंदा बोलता है, अच्छा ही होगा अगर वो मर जाए, हम स्काई फायर सेक्ट के गुस्से से बच जाएंगे। हमारा एमसी कुछ सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है। फिर वो बोलता है, तुम लोग अब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर चलो एक गेम खेलते हैं। स्काई फायर सेक्ट का एल्डर बोल रहा होता है, लड़के इतनी ज़्यादा जोर से क्यों हंस रहे हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ना दे के अंकल सान से पूछने लगता है, अंकल सान आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो ना इस हॉल में? अंकल सान बोल रहे होते हैं, हाँ क्यों, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए बोलता है, अब मैं जरा भी पीछे नहीं हटने वाला। पीछे से अंकल सान सोच रहे होते हैं, अभी ये बच्चा क्या करने की सोच रहा है। हमारा एमसी पीछे से एक कुर्सी उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो कुर्सी को उस एल्डर के सर पे जाके पटक देता है, जिसको देखकर सभी बहुत ज़्यादा शक हो गए होते हैं। लेकिन वही हमारा एमसी उस एल्डर की बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रहा होता है। पीछे से सारे लोग बोल रहे होते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी यंग मिस के पास तो कोई कुछ शब्द ही नहीं बचे होते हैं कुछ कहने के लिए। लेकिन स्काई फायर सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो बोलता है, बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा बोलकर वो अपने हाथ से आग वाला हमला कर देते हैं। वो हमला हमारे एमसी को लगने ही वाला होता है कि हमारा एमसी उस हमले से बच जाता है और वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन वो एल्डर अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी निकालने लगता है। वो बोलता है, आज बच्चे तेरा आखिरी दिन होगा, आज तुझे मैं मार दूंगा। हमारा एमसी भागते हुए जाता है और एल्डर सान के पीछे जाके छुप जाता है और स्काई फायर सेक्ट के एल्डर को उंगली दिखाने लगता है, जो देखकर स्काई फायर सेक्ट के एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बहुत ही बड़ा हमला एमसी की तरफ कर देते हैं, जिसे हमारे एल्डर सान पानी की शील्ड बनाकर रोक लेते हैं। हमारे एल्डर बोल रहे होते हैं,
एल्डर को, ये हमारी फैमिली का सन इन लॉ है। अगर आप उस पे हमला करेंगे तो मैं ज़रा भी पोलाइट नहीं रहने वाला। लेकिन स्काईफायर से का एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे एल्डर उसे रोक रहे होते हैं और हमारा एमसी वहाँ से भाग रहा होता है। ये सब देखकर हमारे एमसी की वाइफ यानी कि हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ हमारा हीरो आकर उसे गोद में उठा लेता है, जो देखकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई होती है। और हमारा एमसी उसे उठाकर भागते हुए बोलता है, अंकल सान, आप हमारे गेस्ट को एंटरटेन करो और मैं अपनी राह पे चलता हूँ। पीछे से अंकल सान बोल रहे होते हैं, हे बच्चे रुको, कहाँ भाग रहे हो। पीछे से सारे लोग बोल रहे होते हैं, इतना ट्रबल करने के बाद तुम कहाँ भाग रहे हो, यहीं पे आओ, वापस आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यान फैमिली का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ हमारी यंग मिस एमसी से पूछ रही होती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये मैंने जानबूझ के किया, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी शक्ल बना देती है और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुम इडियट हो, मुझे सच में पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है क्योंकि तुम यान फैमिली के लिए ट्रबल खड़ा करना चाहते हो। जो सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये कैसा था, आखिरकार हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैंने तुम्हारा बदला यान फैमिली से लिया है। जो सुनकर हमारी वाइफ यानी कि एमसी की वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो बोलती है, रुको अभी मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करती हूँ। लेकिन हमारा एमसी तो अपने अलग ही नशे में होता है और कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जो सुनकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है, चुप, एकदम चुप, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते। जो सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, आखिरकार उसकी शादी हो चुकी है, अपनी बीवी से नहीं घबराएगा तो किससे घबराएगा। फिर हमारे एमसी की वाइफ पीछे मुड़ते हुए खांसने लगती है और हमारे एमसी से कुछ बोलने लगती है। वो बोलती है, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर तुमने अभी आगे से कोई भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमारे एमसी ने तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी हुई होती है। वो बोलता है, क्या अब भी तुम लोग मुझे शादी के बाद मारने की सोच रहे हो। और हमारी यंग मिस के पास उसके बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे हुए होते हैं। फिर वो बोलती है, ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम मेरी फैमिली छोड़ोगे तब हम तुम्हें कुछ कंपनसेशन भी दे देंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारे एमसी ने यंग मिस को उठा के यान फैमिली के हाउस में लेके आ गया होता है और हमारी यंग मिस उससे कंपनसेशन की बातें कर रही होती है। अब आगे हमारा एमसी कंपनसेशन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और हमारी यंग मिस उससे बोल रही होती है, तुम्हारी आंखें तो देखो कैसे चमक रही है। वो बोलती है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए कंपोजिशन में। जो सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये तुम क्या बात कर रही हो, क्या मैं मुसीबत में फंसे लोगों का फ़ायदा उठाने वाला नज़र आता हूँ तुम्हें। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये लड़का दिल से इतना अच्छा इंसान निकलेगा। लेकिन हमारा एमसी तुरंत ही अपने चेहरे को सातिर सी मुस्कान के साथ बदल लेता है और वो बोल रहा होता है, ठीक है अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मुझे कंपोजिशन में कल्टीवेशन टेक्निक दे देना। जो सुनकर हमारी यंग मिस की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बोल रही होती है, कोई बात नहीं। फिर वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल कर उसे पकड़ा देती है, जो देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके पीछे से हमारी वाइफ यानी मेरी वाइफ, अबे यार मैं भी ना, हाँ तो हमारा एमसी की वाइफ बोल रही होती है, ये तुम्हारे लिए कल्टीवेशन टेक्निक है, इसके बाद आगे तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारे एमसी ने तो उसकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे इस टेक्निक को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, फिर मुझे किसी के हाथों मरने का कोई डर नहीं रहेगा। फिर हमारी यंग मिस उससे बोल रही होती है, कल्टीवेशन करना हेवेंस के खिलाफ है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, आई होप तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। हमारा एमसी बोलता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसके लिए कल्टीवेशन में लेवल अप करना मुश्किल होगा।
हमारा एमसी जो कि जन्म से ही इंटेलिजेंट होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार एक इंटेलिजेंट इंसान को इस टेक्निक को सीखने में कितना टाइम लगता है। और उसके जवाब में हमारी यंग मिस बाहर की तरफ खिड़की से देखते हुए बोल रही होती है लेजेंड्स के मुताबिक एक ऐसा इंसान था जो कि होंगचन रियलम से था। उसने 3 रिइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को एक ही दिन में एक्सपीरियंस किया था। उसने जन्म लेने से लेके जवान होकर बूढ़ा होने तक की सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी और जब वो जागा तब से वो जीनियस बन चुका था और उसका फ्यूचर लिमिटलेस हो चुका था। और जागने के बाद उसने सीधा यूनक्युआन रियलम में कदम रखा था। 1 मिनट, हाँ दोस्तों, इसमें अभी तक राइटर ने कल्टीवेशन के लेवल की कोई बात नहीं की है। जब वो बताएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारा एमसी टेक्निक पढ़ते हुए यंग मिस की बातों को सोचते हुए बोल रहा होता है जब मैं इस दुनिया में यानी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया था तब मैं भी बच्चे से लेके जवान होने से बूढ़े होने तक की सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था। फिर वो अचानक से शॉक हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या वो भी एक दिन में था। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। फिर वो अपने बेड पे बैठ के किताब खोलते हुए एमसी से बोल रही होती है लगता है आज गोहोंग यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम आज यहीं पे सो जाओ। और हमारा एमसी खुश होते हुए बोल रहा होता है मुझे पता है तुम मुझे अभी भी अपना पति मान रही हो। ये बोलते हुए वो हमारी यंग मिस को किस करने के लिए उसके पास भागने लगता है, जो देख के हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो अपने चेहरे को एक्सप्रेशनलेस बनाते हुए हमारे एमसी को थप्पड़ मार देती है और बोलती है मैं बेड पे सोने वाली हूँ और तुम नीचे फ्लोर पे सोओगे। और हमारा एमसी रोते हुए बोल रहा होता है वाइफ ऐसा मत करो, रात को फ्लोर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और तुम्हें भी अकेले सोते हुए लोनली फील होगा, चलो साथ में सोते हैं। लेकिन हमारी यंग मिस उसकी तरफ एक नीडल फेंक देती है जो देख के हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगली बार मैं ये सिल्वर नीडल फ्लोर पे नहीं तुम्हें मारूंगी। फिर हमारा एमसी खड़ा होने के बाद उससे बोल रहा होता है जबकि हम इस पॉइंट पे पहुंच ही चुके हैं तो मैं तुम्हें एक सिगरेट बताता हूँ। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है क्या एक सिगरेट। फिर हमारा एमसी हिम्मत जुटाने की एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है एक्चुअली मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। मैं इस समाज से घबराया हुआ था और पहाड़ों में जाकर छुपा हुआ था, तभी तुम्हारी फैमिली वालों ने मुझे पकड़ लिया। लोग मुझ पे हमेशा हंसते हैं। और हमारे एमसी की एक्टिंग को देखते हुए हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है और उसको बोलने के लिए उसके पास कुछ शब्द ही नहीं बचे होते हैं। फिर हमारा एमसी अपनी वाइफ के पैर पकड़ते हुए ठरकी वाले अंदाज में बोल रहा होता है सिस्टर क्या तुम मुझ पे अपना थोड़ा प्यार नहीं दिखा सकती जिससे कि मैं तुम्हारे साथ सो पाऊँ। आखिरकार मैं भी इस दुनिया की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। देख रहे हो हमारा एमसी कितना बड़ा हरामी और ड्रामेबाज है जो कि फ़ायदा उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और हाँ अभी कुछ बताना है मुझे तुमको। अभी हमारे एमसी ने यंग मिस को सिस्टर बोला तो हाँ ये चाइनीज़ मांगा है और चाइना में वाइफ को या फिर दोस्तों को या फिर सगी बहन को भी सिस्टर ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ फीमेल जेंडर की बात कर रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा जैसे कि दूसरे मानवास में होता है जिसमें अपने से सीनियर को सीनियर ब्रदर या फिर सिस्टर बोलते हैं और अपने से जूनियर को अपने जूनियर ब्रदर या फिर जूनियर सिस्टर बोलते हैं, वैसे ही। ठीक है तो वापस अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो हमारे एमसी यंग मिस को साथ में सोने के लिए मना रहा था तो हमारी यंग मिस उसकी नौटंकी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत सारे सिल्वर नीडल निकाल लेती है। और आगे तो तुम लोगों को नज़र आ ही रहा होगा हमारे एमसी के साथ क्या होने वाला है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को यंग मिस ने बाहर निकाल दिया था और वो वहीं पे दरवाजे के पास सो रहा होता है और वो नींद में ही बोल रहा होता है वाइफ चलो भी एक बार और किस करते हैं, तुम इतनी दूर क्यों हो। फिर हमारी यंग मिस को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है। फिर वो अचानक से आंखें खोल लेती है। वो बोलती है किस, हाँ ये ठरकी साला सुधरेगा नहीं।
तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा एमसी उसकी वाइफ को किस करने जाता है, तो वो गुस्सा होके उसको थप्पड़ मार देती है। फिर हमारा एमसी उसके साथ सोने के लिए नाटक करने लगता है, तो हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो हमारे एमसी को बाहर निकाल देती है। ऐसा मुझे लगा था, लेकिन असल में निकाला नहीं था, उसको वहीं पे दरवाजे के पास सोना पड़ा था। और हमारा एमसी सोते हुए यंग मिस को किस करने की बात कर रहा होता है, जो देख के हमारी यंग मिस फिर से गुस्सा हो जाती है। हाँ, तो उसके बाद सीन सीधा सुबह में शिफ्ट होता है। एमसी की धुलाई हुई या नहीं वो तो पता नहीं, शायद नहीं हुई होगी। अगर हुई होती तो हमें दिखाया जाता। तो इस सीन में वो एल्डर हमारी यंग मिस को एक गुड न्यूज़ बताने के लिए आया हुआ होता है, और हमारी यंग मिस बोल रही होती है, गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़? मुझे बताओ, मैं अंदर ही हूँ। फिर हमारे एल्डर सन अंदर एंटर कर गए होते हैं, और उसके दरवाजे खोलने की वजह से हमारा एमसी दरवाजे के पीछे दब गया होता है। वो बोल रहे होते हैं, स्काई फायर सेक्ट के लोग यहाँ से चले गए हैं, और साइड में हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज़ हमारे एल्डर सन को थोड़ी देर बाद आती है। क्या करे, बुढ़े हो गए हैं ना। फिर वो उसे बाहर निकालते हैं, और हमारा एमसी उसे गालियाँ दे रहा होता है, बेचारे की हालत खराब जो हो गई। और पीछे से हमारी वाइफ उस पे हंस रही होती है। फिर वो सीरियस होते हुए अंकल सान से पूछ रही होती है, आप क्या बताने आए थे, ठीक से बताएंगे? फिर अंकल सान हमारी यंग मिस को ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं, हेवेंस हमारे यान फैमिली को ब्लेसिंग दे। और पीछे से हमारा एमसी भागने की ट्राई कर रहा होता है, और हमारा एमसी बाहर की तरफ भागते हुए बोल रहा होता है, ओल्ड मैन बस तुम मेरा वेट करना, मैं डेफिनेटली कल्टीवेट अच्छे से करूँगा और फिर ग्रीवेंस लेने के लिए आऊँगा। लेकिन हमारे एल्डर सन उससे भागते हुए नोटिस कर लेते हैं। फिर अपने हाथों से वो एक अटैक बनाकर हमारे कैंप से की तरफ कर देते हैं। वो बोल रहे होते हैं, बच्चे कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? और हमारा एमसी भागते हुए उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारे की शक्ल तो देखो कितना घबराया हुआ है। और एल्डर सन हमारे एमसी को उठाकर फिर से कमरे में फेंक देते हैं, और हमारा एमसी रोते हुए बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग? और हमारा एमसी सीधा ज़मीन पे गिरता है, और पीछे से एल्डर सन बोल रहे होते हैं, बच्चे इतना ट्रबल खड़ा करने के बाद तुम यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हो? और हमारी यंग में सामने से सब कुछ चुपचाप दिख रही होती है। हमारे एल्डर सन बोल रहे होते हैं, स्काई फायर सेक्ट वालों ने कल जानबूझकर झगड़ा किया था, ऐसा फिर से ना हो, उसके लिए क्यों ना हम। एल्डर सन इतना बोल ही रहे होते हैं कि पीछे से हमारा एमसी उसे गालियाँ देने लगता है। वो बोल रहा होता है, बूढ़े आदमी, तुम्हें करके यंग मास्टर को सम्मान दिखाना नहीं आता? मैं तुम्हारी यंग मिस का पति हूँ, फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे थे। हमारे एमसी को गुस्से में बात करते हुए देख के हमारे एल्डर सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। जो देख के हमारे एल्डर सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, और हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? एल्डर सन हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमारा एमसी अपनी वाइफ के पास चला जाता है। वो बोल रहा होता है, वाइफ देखो, मैंने सच ही तो बोला, फिर भी एल्डर सन मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हैं। जो देख के हमारे एल्डर सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। और हमारी यंग मिस एल्डर सन से बोल रही होती है, इस लड़के ने हमारी फैमिली पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो हमें उसे जाने देना चाहिए। और हमारे एल्डर सन बोल रहे होते हैं, बच्चे अपने आप को लक्की मानो, क्योंकि आज तुम हमारी यंग मिस की वजह से बच गए हो। फिर हमारे एल्डर सन यंग मिस के सामने झुकते हुए बोल रहे होते हैं, यंग मिस, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? और हमारी यंग मिस उसे जाने की परमिशन दे देती है। और पीछे से हमारी यंग मिस और एमसी उसे देख रहे होते हैं, और हमारा एमसी सोच रहा होता है, तुम लोग बस कुछ वक्त तक मेरा इंतज़ार करो, मैं पक्का तुम लोगों से बेटर बन के दिखाऊंगा, और तुम लोगों से रिवेंज लेकर रहूँगा। तो इस एपिसोड में सीन सीधा 3 दिन बाद पे शिफ्ट होता है, जहाँ हमारा एमसी झरने के नीचे कल्टीवेट कर रहा होता है।
और वो कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है ये टेक्निक देखने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन पता नहीं मैं लेवल अप क्यों नहीं कर पा रहा। और उसको देखते हुए कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का बोल रहा होता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है, जो कि 3 दिन से उस टेक्निक पे कंसंट्रेट कर पा रहा है। और उसके बाजू वाला बोल रहा होता है ये 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी उसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, कितना बड़ा स्ट्रेस है ये। और उनमें से टकला वाला लड़का बोल रहा होता है ये हमारी यंग मिस का हस्बैंड क्यों है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। टकला इतना बोल ही रहा होता है कि बीच वाला फिर से बोल पड़ता है। वो बोल रहा होता है अंकल सान ने कहा है कि एक बार एंसेस्ट्रल लैंड खुल जाएगी उसके बाद हम उसको, वो इतना बोल ही रहा होता है कि हमारा एमसी अपनी आंखें खोल लेता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने क्यूआई को तो फील कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने रिइंकार्नेशन को एक ही दिन में एक्सपीरियंस किया था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और आसपास के पेड़ों में से सारे जानवर बाहर भागने लगते हैं। और हमारा एमसी रोते हुए बोल रहा होता है अबे यार साला अर्थक्वेक को भी अभी ही आना था। और हमारा एमसी वहाँ से भागने के लिए खड़ा ही हुआ होता है कि वहाँ पर झरने के ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। और फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि हमारे एमसी की बुराई कर रहे थे, वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। और फिर से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि पत्थरों से बचते हुए भाग रहा होता है। और वो बोल रहा होता है वाइफ प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो तुम विधवा हो जाओगी। फिर वो भागते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर वहाँ पर पत्थर गिरना बंद हो गए होते हैं, तो वो सोच रहा होता है क्या ये सब बंद हो गया है। फिर वहाँ पर बादलों में बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है और वहाँ पर कुछ आज नज़र आने लगता है जो कि बहुत ही बड़ा बैटल अरीना और एक बहुत ही बड़ा पैलेस होता है। वो लड़के शायद इसी एंसेस्ट्रल लैंड की बात कर रहे थे। और पत्थरों के पीछे से हमारा एमसी उस जगह को देख रहा होता है और वहाँ पर हमारी मिस भी आ गई हुई होती है और उसके साथ कुछ लोग भी आए हुए होते हैं। और हमारी यंग मिस अंकल सान से पूछ रही होती है क्या यही अर्थ पैलेस है। पीछे से अंकल सान बोल रहे होते हैं हाँ यही है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलते हैं यही हमारा एंसेस्ट्रल लैंड भी है जिसे कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है चलो हम लोग इनहेरिटेंस लेने के लिए चलते हैं, अब हमारी यान फैमिली जल्दी ही राइज करने वाली है। हमारी यंग मिस और बाकी के लोग वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि उन्हें अंकल सान बीच में ही रोक लेते हैं। फिर वो बोल रहे होते हैं ये पैलेस बहुत ही सालों से बंद था, तो शायद वहाँ पर हवा में पॉइजन हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़के को हमें लीड करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो हमारे एमसी की तरफ उंगली कर देते हैं, जो देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। वो रोते हुए बोल रहा होता है साले बुड्ढे तुम मेरे पीछे ही आखिरकार क्यों पड़े हुए हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वहीं अंकल सान ने उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया हुआ होता है। वो एक अटैक बनाकर हमारे एमसी के ऊपर कर देते हैं। पीछे से हमारी यंग मिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती है और वो अटैक जाके हमारे एमसी को लगता है और वो उड़ते हुए पैलेस की ओर गिरने लगता है। हमारा एमसी गिरते हुए सोच रहा होगा साले कमीने बुड्ढे, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। और हमें वहाँ सीढ़ियों पे से धुआं उड़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी गिरा हुआ होता है और हमारी यंग मिस और सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। मेरा मतलब था वहाँ से पैलेस की ओर बढ़ने लगते हैं और अंकल सान हमारी यंग मिस को आगे करते हुए बोल रहे होते हैं वो लड़का अभी भी चिल्ला रहा है, यानी कि वो जिंदा होगा, यानी कि वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी यंग मिस आगे जा ही रही होती है कि वहाँ पर एक अटैक आने लगता है जो कि सीधा हमारी यंग मिस को लगने वाला होता है। और हमारी यंग मिस के पीछे से सारे लोग बोल रहे होते हैं यंग मिस संभल के, आपके ऊपर ही हमला आने वाला है, जल्दी डॉज कीजिए। एक लड़का बोल रहा होता है ये बहुत ही लेट हो चुका है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पीछे से एल्डर सान और सारे लोग यंग मिस के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें हमला करने वाले इंसान को दिखाया जाता है जो कि यानसेन नाम का बंदा होता है जो कि यानवो का फादर होता है। और फिर यानसेन और उसके सारे लोग एल्डर सान और उसके बंदों के पास आ जाते हैं
और यानसेंग हंसते हुए बोल रहा होता है, अब हम बाप बेटे मिलकर सारी इनहेरिटेंस अपने पास ही रख लेंगे। और हमारा एमसी दूर से वो कपड़े साफ करते हुए उनको ही देख रहा होता है, क्योंकि एल्डर सन ने उसे फेंक जो दिया था। और हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या उनके बीच में लड़ाई होने वाली है। तो इस चैप्टर का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। एल्डर सन और यानवू के फादर के बीच में लड़ाई होने वाली थी और हमारा एमसी दूर से ये सब देख रहा होता है। तो वो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमारा एमसी दूर से सब कुछ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या मेरी वाइफ ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन धमाके के बीच से हमारी वाइफ ल्यूली नेम की हेवनली बॉडी एक्टिवेट कर लेती है, जो देख के एल्डर सन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। और यानवू का पप्पा यानी कि उसका फादर बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हमारा एमसी तो एकदम अलग ही नशे में है भाई, वो तो उस नज़ारे को एंजॉय कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है वाह क्या नज़ारा है। फिर वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आसमान में से एक लाइट बीम फायर हुई होती है और वो बाप बेटे उस ब्लास्ट को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और धुएं में से हमारी यंग मिस बाहर निकलती हुई नज़र आ रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़ारा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों उस नज़ारे में से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो छोड़ो, जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी यंग मिस उस धुएं में से अंकल सान के पास आ जाती है। वो एल्डर सान से बोल रही होती है एल्डर आप उन्हें रोकिए और मैं जाके इनहेरिटेंस लेती हूँ। अबे साला, अभी तो ब्राइटर भी मुझे गड़बड़ का एहसास करा रहा है। ये पहाड़ इतने बड़े कहाँ से हो गए? पिछले चैप्टर्स में तो ऐसा नहीं था। लगता है ये हेवनली बॉडी एक्टिवेट करने का साइड इफेक्ट है। चलो तो फिर से अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। हाँ, तो अंकल सान यंग मिस की बातों को सुनकर सारे लोगों को पैलेस को गार्ड करने के लिए काम में लगा देते हैं, जो देखकर अपने यानवू का पप्पा बहुत ही जोश में आ जाता है। वो बोल रहा होता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है और अपने एल्डर सन और वो के पापा के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है और वो लड़ाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है। लेकिन तभी ऊपर की तरफ से एक अटैक फायर होता है जो कि जाके सीधा हमारे एमसी के पिछवाड़े में लगता है और हमारा एमसी भागते हुए चिल्ला रहा होता है अबे सालों, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तुम लोग गलत इंसान क्यों मार रहे हो? मारना है तो उस बुढ़े को मारो ना, मुझे नहीं। लेकिन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। बेचारा हमारा एमसी मेन कैरेक्टर है, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। और लड़ाई के बीच में अंकल सान बोल रहे होते हैं यंग मिस जल्दी कीजिए और पैलेस में एंटर कीजिए, जो देखकर अपने वू का पापा भी उसको एंटर करने के लिए बोलने लगता है। फिर हमें वाटर और फायर के बीच में बहुत ही खतरनाक क्लैश दिखने को नजर आता है। शायद वाटर यानी कि अंकल सान और फायर यानी कि यानवू का फादर होगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है और वो अपने पिछवाड़े की आग को बुझा रहा होता है। अबे कोई गलत मत समझना सालो, पीछे जो आग लगी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और हमारा एमसी पिछवाड़े की आग को बुझा ही रहा होता है कि एक पत्थर आके सीधा उसके सर पर लैंड करता है, जो देखकर हमारा एमसी रोने से शक्ल बना लेता है। फिर वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और हमारी वाइफ और यानवू को गालियाँ देने लगता है और वो बोल रहा होता है तुम लोग मुझे से दूर जाके फाइट क्यों नहीं करते? मुझे अब से एक भी अटैक लगा तो मैं जाके तुम्हारी इनहेरिटेंस ले लूँगा। और हमारे एमसी की बातों को सुनकर यानवू हमारे एमसी के ऊपर एक अटैक फायर कर देता है और वो अटैक सीधा जाके हमारे एमसी को लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हमारा एमसी जैसे तैसे खड़ा होते हुए बोल रहा होता है तुम लोगों को मैं आसान टारगेट लगता हूँ, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे आसानी से मार सकते हो। ये बोल के वो पैलेस के एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है और वो भागते हुए बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को पक्का रिग्रेट फील कराऊंगा, तुम लोगों की इनहेरिटेंस को मैं पक्का से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पीछे से हमारी यंग मिस उसे रोकने के लिए चिल्ला रही होती है
और यानुओ बोल रहा होता है, कमीने तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो भी एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है और पीछे से हमारी यंग मिस उसको भागते हुए दिख रही होती है और वो भी भागने की सोचती है। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानु और यंग मिस भी एंटर कर गए होते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोल्ड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और यानुओ बोल रहा होता है, वो कमीना लड़का कहाँ गया, वो क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं एक खंभा या फिर दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, तुम लोगों के लिए मैं चारा क्यों बनूं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप हो सकते हैं। फिर हमारा एमसी उस हॉल को देखते हुए बोल रहा होता है, क्या यही वो इनहेरिटेंस है जिसकी वो लोग बातें कर रहे थे। और उस हॉल में वहाँ पर यानु और हमारी यंग मिस फाइट कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर उस जगह पर रखे कॉलेड्रॉन में से एनर्जी रिलीज होने लगती है जो देख के हमारे एमसी की आंखें चमकने लगती है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और वो बोल रहा होता है, कितना अच्छा ट्रेजर है ये। और यानुओ ट्रेजर की ओर भागते हुए बोल रहा होता है, अब ये इनहेरिटेंस अब मेरी होगी। और पीछे से हमारी यंग मिस भी उसके पास जाने लगती है, मतलब ट्रेजर के पास भागने लगती है। और हमारी यंग मिस बोल रही होती है, मैं उसे इनहेरिटेंस नहीं लेने दे सकती। ये बोल के वो भी उस कोलेड्रॉन को लेने का ट्राई करने लगती है, लेकिन उस कोलेड्रॉन में से बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है जिससे हमारी यंग मिस और यानुओ पीछे जाके गिरने लगते हैं। गिरते हुए यानुओ सोच रहा होता है, क्या इस पे प्रोटेक्शन लेयर लगा हुआ था। और हमारी यंग मिस जाके एक पत्थर पे लैंड करती है जिससे उस पत्थर पे दरार आ गई होती है और यानुओ भी एक पत्थर से टकराया हुआ होता है। फिर वो जमीन पे घुटने टेकते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगता है और फिर हमें यंग मिस को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे बैठ के वो भी जोर जोर से सांसें ले रही होती है, जो देख के हमारा एमसी बोल रहा होता है, लगता है ये लोग अब जरा भी हिल नहीं पाएंगे। फिर हमारा एमसी खुश होते हुए बोल रहा होता है, लगता है अब मेरी बारी आ गई। फिर हमें एक बार और उसी हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर उस कोलेड्रॉन में से एनर्जी रिलीज हो रही होती है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसे सिर्फ देख सकता हूँ, टच नहीं कर सकता। फिर हमारा एमसी यंग मिस को हंसते हुए देखने लगता है और वो बोल रहा होता है, ये तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए ये मेरा बदला है, तुम्हें ग्रेव को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। फिर वो वहाँ पर जाके ब्लू कलर के पत्थर को छूते हुए बोल रहा होता है, इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा ग्रीडी मतलब कि लालची होना अच्छी बात नहीं है। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों को मेरी तरह बनना चाहिए और वहीं लेना चाहिए जो कि ज़रूरी हो। और वो इधर उधर से सब कुछ उठा रहा होता है और हमारी यंग मिस और यानुओ सोच रहे होते हैं, ये कमीना बहुत ही बेशर्म है जो कि पहले अंदर आके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था और अभी इधर से सब कुछ चुरा रहा है। और यानुओ अपने पास से पिल निकालते हुए सोच रहा होता है, एक बार मैं ये पिल खा लूँ फिर मैं तुम लोगों को मार दूंगा, उसके बाद सारी इनहेरिटेंस अपने पास रख लूँगा। ये बोल के वो पिल खा लेता है। फिर वो कल्टीवेट करने लगता है, जो देख के हमारी यंग मिस बोल रही होती है, ये उसे जल्दी से मार दो वरना ये पहले की तरह हील हो जाएगा और हमें मारने की ट्राई करेगा। और हमारा एमसी उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछ रहा होता है, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इतना बनाने में ही मेरी हवा निकल गई है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो शेयर भी कर देना यार।